नमस्कार। कुरुक्षेत्र में है आप, जिसका फैलाव वहां तक है जहां तक सूर्य की किरणें पहुंचती है, जहां न कोई नीति है न कोई नियम है, जहां न सूर्योदय के साथ युद्धारंभ होता है न ही सूर्यास्त के साथ युद्ध समाप्ति की घोषणा होती है, जहां कोई भी किसी भी क्षण अपने राजनीतिक साम दाम दंड भेद का भरपूर इस्तेमाल कर राजनीतिक विजय पताका फहरा सकता है, साथ ही साथ राजनीतिक जमीन पर अपना कब्जा कायम कर सकता है। कुरुक्षेत्र का यह स्वरूप आज आपको बदला बदला सा नजर आ रहा होगा। दरअसल बिहार के राजनीतिक फिजा में बदलाव हमेशा होता रहता है, तो क्यों नहीं इस बदलाव के साक्षी थोड़ा हम भी बन जाए। और आज मुद्दा कुछ ऐसा विशेष है जिस पर एक्सपर्ट से आज हम लोग बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ बातचीत के लिए बिहार के जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमसे उम्र में भी बड़े हैं और अनुभव में भी बड़े हैं, वसीम राजा भैया भी हमारे साथ मौजूद हैं। और मुद्दा जो है बेहद खास है, ऐसा मुद्दा जिससे सरकार जुड़ी हुई है और जनता जुड़ी हुई है। जनता और सरकार के बीच में कड़ी शासन, प्रशासन और सरकार, इसके बीच का एक ट्रायंगल जो है, उस ट्रायंगल पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। और मुद्दा इतना विशेष है, जो घाव तो पुराना है। एक कहावत है कि घाव जब पुराना हो जाता है वसीम भैया तो नासूर बन जाता है। तो घाव पुराना है, लेकिन घाव का अभी तक इलाज जो है वह शुरू नहीं किया गया है। इसी बात पर हम सीधे चलेंगे वसीम भैया से बात करने के लिए। तो वसीम भैया, हम सीधे आप तक ही पहुंच जाते हैं। घाव पुराना है, घाव का इलाज नहीं हो रहा है, कौन सा घाव है, पहले आप ये बता दीजिए। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत, और जितने लोग देख रहे हैं उनके लिए, और आपका शुक्रिया कि आपने हमें याद किया। देखिए, घाव जो नासूर बना है उसे हम बीपीएससी कहेंगे जी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी बिहार की मान, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, बिल्कुल सब कुछ, बिहार का नाक, बिहार की नाक बीपीएससी। और जिस तरीके से बीपीएससी में ये बड़े बड़े अधिकारी सेंध लगाए हुए हैं, यही नासूर की असली जड़ है, जिसको लेकर लगातार बिहार की मान, सम्मान, मर्यादा रोड पर नंगी नाच कर रही है। बिल्कुल, जिसको लेकर लगातार ये चर्चाएं सरेआम बाजार हो रही है कि क्या अब हमारे यहाँ अधिकारी नहीं बनेंगे, क्या अब हमारे यहाँ भ्रष्टाचारी ही बनेंगे, क्या अब हमारे यहाँ पैसे देके नौकरी ली जाएगी, मतलब अधिकारी भ्रष्टाचारी। हाँ, देखिए बिल्कुल, अधिकारी आजकल भ्रष्टाचारी हो चुके हैं और भ्रष्टाचारी अधिकारी हो चुके हैं, सिमिलर हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो एक उपरांत जो सबसे गंदा वाक्य हम लोग झेल रहे हैं अभी, वो ये है कि हम पैसे देके नौकरी लेते हैं। भाई, बिहारी इतना टैलेंटेड हुआ करता था कि वो आईएएस क्रैक करने में सबसे सक्षम हुआ करता था। आईएएस में हमारी फौज ही हुआ करती थी, दरोगा सबसे ज्यादा हमने निकाला एक बार। और हम कहते हैं कि हमारे यहाँ नौकरियां बिकी जाती है, खरीदी जाती है। तो ये तो खरीदी और बिक्री का जहाँ चर्चा आ जाएगा तो वो तो घाव नासूर बन ही जाएगा। घाव नासूर बन, वो नासूर बन गया। देखिए, जैसे कि अभी आप वसीम भैया कह रहे हैं कि घाव नासूर बन गया, लेकिन बात यह है कि जब बिहार की चर्चा हो रही है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं जी, लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं। ऐसा इतिहास किसी ने रचा भी नहीं था, नीतीश कुमार ने जो रचा है जी। और उनकी एक छवि जो है सुशासन पुरुष के रूप में रही है, सुशासन बाबू के रूप में रही है। तो ये घाव को हम छीटा के रूप में लेते हैं। नीतीश कुमार जी के छवि पर एक छीटा के रूप में आया। नीतीश कुमार जी एनडीए में थे, परिस्थिति बदली। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब नीतीश कुमार जी एनडीए में थे उस समय से ही इस पर चर्चा शुरू हुई। नीतीश कुमार जी तो बदल गए, नीतीश कुमार जी ने तो अपना गठबंधन बदल लिया, लेकिन समस्या वहीं की वहीं रह गई। अगर लोगों में अगर जो बदलाव दिखता, अगर लोगों के लिए अगर बदलाव होता तो कुछ और बात होती। देखिए, अगर इसे राजनीतिक व्यू से देखा जाए जी, तो जब सबसे पहली दफा यानी 2000 के कार्यकाल में नीतीश कुमार 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे जी, उस वक्त नीतीश कुमार को शायद कोई जानना भी नहीं चाहता था। बिल्कुल, उस वक्त लालू यादव का इतना क्रेज था कि लालू यादव के बाद अगर किसी को याद करने वाली वजह थी तो वो थे शहाबुद्दीन साहब। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ये बात जो है वो खटक रही थी। जब 2005 का वक्त आया, जब लोजपा ने समर्थन दिया, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे, तो उन्होंने 5 साल चैन की नींद नहीं ली, सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता को दी। बिल्कुल, लेकिन 2010 से करवटें बदलने लगी। 2010 से नीतीश कुमार नजर नहीं आने लगे। जो सुशासन बाबू कहलाते हैं अभी भी, वो सुशासनीय हरकत नजर नहीं आए।
क्योंकि अगर ये मुद्दा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि बीपीएससी एक भाई नाक है ना, और उस नाक के नीचे से इतनी बड़ी कोताही कैसे हो सकती है? संज्ञान आप नहीं ले पाते हैं, आप संज्ञान नहीं ले पाते, आप लंबे लंबे भाषण देते हैं, आप लगातार हर जगह जाकर वादे करते हैं, एक से एक नए नए कसीदे पढ़ते हैं, और जब वक्त आती है तो आपके नाक के नीचे से बड़े बड़े गाड़ियां पास हो जाती है, धालियां हो जाती है, मैजिक पेन का आविष्कार हो जाता है। मैजिक पेन का आविष्कार हो जाता है, बिल्कुल हो सकता है। नहीं वसीम भैया देखिए, जब नीतीश कुमार की जब भी चर्चा होती है तो उनके साथ विपक्ष जो है वो एक नाम जोड़ता रहता है। विपक्ष की बात ही क्या, हम विपक्ष की इसलिए चर्चा करेंगे क्योंकि किसी पार्टी का नाम लेना यहाँ उचित जो है वो नहीं है, उचित नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ऐसे राजनेता हैं जो अपने विरोधी अपने हिसाब से चुनते हैं। हाँ, वो एक अलग उनका एक अलग स्टाइल है, उन्होंने सीखा है, बड़े बड़े जॉर्ज फर्नांडिस से सीखा है, कर्पूरी ठाकुर के समय वो काम कर चुके हैं। अब समझिए नीतीश कुमार जी जब चाहते हैं जिस टाइम पीरियड के लिए अपना विरोधी कभी भाजपा को बना लेते हैं, बिल्कुल कभी राजद को बना लेते हैं। ये टैलेंट है जो बिहारी के अलावा किसी के पास नहीं मिलेगा। ये भी टैलेंट बिहारी के पास है, बिहारी के पास टैलेंट है। वो अपना प्रतिद्वंदी जो है ना वो खुद चुनते हैं, उसे चुनने और चुनाने की कोई बात नहीं होती। तो ये कहीं ना कहीं ठीक है, अच्छी बात है भाई। और हमेशा की जैसा वो कहते हैं ना कि हाँ तो ठीक ही है ना, तो हाँ तो ठीक तो है, लेकिन कहाँ ठीक है लेकिन ये नहीं बता। हाँ देख लीजिए, लेकिन नीतीश कुमार जी की जब भी चर्चा होती है तो नीतीश कुमार जी पर एक जो ये हम विरोधी की जो बात कर रहे थे, विपक्षी दलों की बात कर रहे थे, नीतीश कुमार जी पर अक्सर ये एक आरोप लगता है कि नीतीश कुमार जी बिहार में ब्यूरोक्रेट्स के दम पर सरकार चलाते हैं। तो वैसे में आपने देखा होगा कि 2000 के बाद जो आपने कहा 2005 से जब नीतीश कुमार जी ने ठीक से सत्ता संभाला, उस समय ब्यूरोक्रेट्स की जरूरत थी और नीतीश कुमार जी वहां अगर ब्यूरोक्रेट्स के दम पर काम कर रहे थे, सीओ के साथ, डिप्टी एसपी के साथ, सबके साथ एक सामंजस्य बिठा करके काम कर रहे थे, तो इसका फायदा बिहार की जनता को मिला। लेकिन क्या होता है कि मिठाई जो है ना छेना वाला, लीजिए जब स्पंज जब बनता है ना तो 2-4 दिन तक अच्छा रहता है, 2-4 दिन तक अच्छा, लेकिन उसको अगर फ्रिज में नहीं रखा जाए तो उसके बाद फिर खाने लायक नहीं हो जाता, वही सबसे ज्यादा घातक हो जाता है लोगों के लिए। देखिए एक थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं जी। हम लोग बहुत छोटे हुआ करते होंगे, 2002-05 का पीरियड है ये, उस वक्त जब नीतीश कुमार ने गद्दी नहीं संभाली थी। 2005 के बाद एसपी क्या होता है हम लोगों ने समझ लिया था। लाल बत्ती वाला पैशन क्या होता है हमने समझ लिया था। आईएएस का एग्जाम क्या होता है, आईएएस की इंटरव्यू देखना हम लोगों ने समझ लिया था। और आईएएस का एक द्वितीय अंक, एक छोटा भाई बीपीएससी कैडेट होता था, जब एसडीएम होते थे, जब डीएसपी होता था। तो एक अलग वैल्यू ये ब्यूरोक्रेट्स और ये सुशासन की सरकार की अगर जो जिक्र किया आपने या करता है लोग, तो गलत नहीं है, नीतीश कुमार ने ही लाके दिया है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि पॉजिटिव इफेक्ट दिखा। बिल्कुल, हमने देखा कि दरोगा की अहमियत क्या है, हमने देखा कि वर्दीधारी की अहमियत क्या है, वर्दी की ताकत क्या है, हमने उस वक्त देखा, ना कि हमने मूवियों में और पिक्चरों में देखा। ये गलत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि आपने बताया ना कि वो जो छेना वाला रसगुल्ला होता है 2 दिन के बाद मिठास तो जाता ही जाता है, नुकसान भी सबसे ज्यादा वही करता है, और नुकसान भी अभी सबसे ज्यादा वही कर रहा है। जैसे उसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम है अतुल जी का। अतुल जी का सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये खटक रहा है। ये जो अतुल प्रसाद हैं, ये चेयरमैन जो बने बीपीएससी के, और लगातार उनके समक्ष परीक्षा नियंत्रक जो अमरेंद्र कुमार हैं 7 साल से जमे हुए हैं, तो ये 7 साल तो खटकेगी भाई, क्योंकि एक अधिकारी पोस्ट पे हैं और आप एक ही पोस्ट पर जमे रहिएगा, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? जब सब कुछ सही चलता रहता है तो कुछ बात अलग होती है, लेकिन आपको याद होगा कि 66 में बीपीएससी 64वीं से स्टार्ट हो चुका है लंबा ये देखिए, जब 64वीं हुआ, जब 56वीं से लेकर 63वीं को एक साथ मिला के जब किया गया, उसके बाद 63वीं से सब कॉमन जब हुआ, तो लगा कि 64वीं में अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। रिजल्ट तो आ ही गया था, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद भी तो निकला ना। उसके बाद भी तो छात्र नेता दिलीप ने भंडा फोड़ा ना कि 64वीं में भी धांधली हुआ था, 65वीं में भी धांधली हुआ था, 66वीं में भी धांधली हुआ था, 67वीं में तो रंगे हाथ पकड़ लिया दिलीप ने। जी बिल्कुल, आपको तो याद होगा 67वीं के पीटी का एग्जाम हो रहा था, और एग्जाम होने के 10 मिनट का अंतराल, मतलब स्टार्ट हुआ और 10 मिनट के बाद ही छात्र नेता दिलीप ने बड़े बड़े चैनलों में लाइव आकर के ये कह दिया कि हम 100% श्योर हैं कि इसमें धांधली हो रही है। और पकड़ाया भी लोग, अरवल और जहानाबाद के लोग पकड़ाए, आरा के लोग उसमें अंतर रद्द तक करना पड़ गया। बिल्कुल अंतर रद्द करना पड़ा। रद्द करने के बाद भी एक अच्छा डिसीजन लगा, सीएम साहब खुद संज्ञान लिए। इस बात की हमें बहुत खुशी है, और हम पत्रकार समूह से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने संज्ञान लिया। मुझे एक वाकया याद आ रहा है वसीम भैया
कि जिस वक्त बीपीएससी की वो जो है लीक होने की बात आ रही थी, उस वक्त नीतीश कुमार जी जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय के कर्पूरी सभागार में बैठे हुए थे, वहां लोगों से बातचीत कर रहे थे और आम जन के साथ उनका एक संवाद चल रहा था। और वहां आकर के उनके जो पीएस हैं उन्होंने उनके कान में आकर के ये बात कही, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ हुआ है क्या। तो उन्होंने अपने पीएस को, मेरे सामने की बात है, उन्होंने डरते हुए कहा था संज्ञान लीजिए जी। मुझे भी अच्छा लगा था, ये कहते संज्ञान लीजिए। और उसके बाद नीतीश कुमार जी बाहर जाते हैं, पत्रकार भी उनसे सवाल पूछते हैं, नीतीश कुमार जी सीएम हाउस जाते हैं और तुरंत जो है तत्काल प्रभाव से इस चीज को निरस्त कर देते हैं कि 1 घंटा के अंदर नीतीश कुमार जी उसके बाद जो है फैसला ले लेते हैं। कामकाज में देखिए, कामकाज में यहाँ बैठे हम दोनों आज भी इस बात की तो गवाही दे सकते हैं कि नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में जो चीज सुना, वो चीज करके दिखाया। इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार एक बेहतर और एक विकास पुरुष है। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो छवि है ना, वो जो छीटा है ना, वो अब नजर आ रहा है। अब वो नजर आ रहा है। या तो उनके अधिकारी उन तक बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं, या फिर एक और जो एजेंडाज है, क्योंकि बीपीएससी ने जितना अच्छे से हमें समझा दिया है, बीपीएससी के आयोगों ने या उनके द्वारा जो छात्रों ने सीएम हाउस का घेराव किया या पटना कॉलेज से पैदल मार्च करके जेपी गोलंबर में रोका गया, तो इस कारणवश कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि या तो दाग लग रहे हैं और नजर आ रहे हैं, या तो फिर सीएम साहब को पीएम बनने की बहुत जल्दी वैसे मैं यहीं पे आपको कहेंगे कि एक कहावत है, हम गाँव की बहुत ज्यादा चर्चा करते रहते हैं। क्या होता है कि जब सामने का कुछ दिखने लगता है ना, जब आम जो दिखने लगता है ना कि आम पीला पीला है, पक गया है, बिल्कुल। हाँ, तो लोगों को नीचे में पड़ा हुआ नोट नहीं दिखता है। बिल्कुल। क्या नीतीश कुमार जी आपको लग रहा है कि इसी बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि एक दफा चर्चाएं होती है कि नीतीश कुमार एक बेहतर चेहरा होंगे भारत के विकास के लिए। बिहार के बाद भारत की बारी आई जी, लेकिन उसी वक्त कोर्नी का वो विधानसभा चुनाव हार जाते हैं जी। ये चुनाव हारना इन्हें बार बार एहसास दिलाता है कि नीतीश कुमार जी आपके कामकाज में कहीं ना कहीं कमी रह रही है, आप उसे फिर से पलट कर देखिए। क्योंकि अभी जो वर्तमान में सरकार है ना, इससे लोगों की बहुत उम्मीद थी, लोगों की उम्मीद थी, क्योंकि जब ये सरकार 2015 में बनी थी, ये चल नहीं पाई थी। देखिए 2015 में जब ये सरकार बनी, ये चल नहीं पाई थी। 2017 में किसी कारणवश नीतीश कुमार ने अपना प्रतिद्वंदी बदल दिया। पर अपने साथी को ही कहा कि भैया तुम अब हमारे अगेंस्ट हो जाओ, अब हम तुमको ऐसे सामने देखना चाहते हैं, बगल में देख। बोले मैं ठीक है, तैयार है। बीजेपी हमारे साथ आ गई। अब बीजेपी के साथ ये रहे 5 साल तो ठीक चला, 2017 से 20 का टर्म और 20 से 22 का टर्म। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं अब प्रतिद्वंदी में मैं आपको देखना चाहता हूँ, तो फिर आप आ जाइए। तो ठीक है, ये तो चल रहा है, लेकिन अभी जो 2015 में सरकार जो अधूरी रह गई थी, कहीं ना कहीं लोगों को ये कयास था कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार अगर एक हो जाएंगे तो हमें विकास है। हाँ बात, लेकिन यहाँ एक और बात है कि जब 2020 के एजेंडे को अगर हम याद करें, तो जब चुनाव लड़ा गया था तो दोनों गठबंधन की ओर से बड़े बड़े वादे किए गए थे और खुशी बहुत हुई थी कि इस बार जो है और चीज वादा नहीं बना था, मुद्दा नहीं बना था चुनाव का मुद्दा रोजगार बना था, चुनाव का मुद्दा नौकरियां बनी थी और उसके बाद लोगों को उम्मीद थी। और नीतीश कुमार जी जब इस बार सरकार में आए तेजस्वी यादव के साथ, तो वो कह भी दिए 10 लाख वाले को 20 लाख कर दिए और इसके बाद लोगों को उम्मीद भी बनी, खासकर छात्र नौजवानों को, और ऐसा लगा कि वे लोग काम करना भी शुरू किए हैं, नियुक्ति पत्र भी दे रहे हैं। लेकिन उसमें भी तो आपको घोटाला भी नजर आने लगा, ऐसा लगा कि कोरम पूरा किया जा रहा है। देखिए बात समझिए, रोजगार देंगे ठीक है, रोजगार आपको नया देने की जरूरत नहीं है भाई। अरे आप जो बैठे हुए हैं लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पर, सीएम साहब आपसे दिली दरख्वास्त है कि आप अपनी गाड़ी उठा करके एक बार चल जाइए ना घूमने, आपको पता चल जाएगा कितने बेरोजगार वहां बैठे हुए हैं, जो कि सामूहिक रूप से कहीं ना कहीं अब उपद्रव हो रहे हैं, मानसिक रूप से उपद्रव हो रहे हैं। बिल्कुल। तो अब उन्हें तो संभालिए। आप स्टेट की बड़ी बहाली रुकी हुई है, सीटेट की बड़ी बहाली रुकी हुई है, रसोईया की बहाली रुकी हुई है, वार्ड सचिव को बाहर निकाल दिया गया है, उसके बाद मनरेगा फॉल्ट है आप में, उसके बाद बीपीएससी के कैडर लोग वहां बैठे हुए हैं, इंजीनियर लोग वहां बैठे हुए हैं, मेडिकल वाले लोग वहां बैठे हुए हैं, तो सभी तो बैठे हुए हैं भैया। आप रोजगार दे किसको रहे हैं, चर्चाएं हो किसकी रही है, नियुक्ति पत्र बांटा किसको जा रहा है, बात तो ये समझ में नहीं आ रही। देखिए कुल मिलाकर अगर हम बात को करेंगे, नीतीश कुमार हैं या तो एनडीए की तरफ से थे तभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, या हम महागठबंधन की हो रहा है तो भी वही है। तो अगर ताली कप्तान को मिलती है तो टैग भी तो कप्तान को ही ना मिलेगा। बिल्कुल तो नहीं मिलना चाहिए क्या? जी मिलना चाहिए। अभी तेजस्वी यादव की बात करते हैं, तेजस्वी यादव को भी चाहिए था जिस प्रकार वो नेता प्रतिपक्ष थे,
लोगों के अंदर विश्वास था। वो बाहुबली मूवी का याद आ रहा था, ऐसा लगता था कि तेजस्वी यादव जबड़े में मतलब हलक में हाथ डाल करके तो निकाल लेंगे, और नीतीश कुमार को असहज बार बार कर रहे थे वो। इसीलिए कहीं नीतीश कुमार ने सोचा कि ये दिक्कत करेगा, उसको अपना सहयोगी बना, और समझ रहे थे कि बीजेपी के अंदर की स्थिति क्या है स्थिति। आज भी अमूमन बिहार में कोई अच्छा नेता नहीं मिल पाया। बीजेपी समझिए ना, वही सुशील मोदी, वही संजय जायसवाल क्या कर रही है, हर रोज लिस्ट लेकर के आ रहे, क्या असर क्या पड़ रहा है? असर नहीं ना, असर क्या पड़ रहा है? तेजस्वी यादव की छवि जो नेता प्रतिपक्ष थे उस वक्त, लोगों के एक ही लोगों की आखिरी उम्मीद तेजस्वी यादव बन चुके थे। हर वक्त धरना प्रदर्शन में तेजस्वी यादव, मारपीट में तेजस्वी यादव, लोग लाठियां खा रहे हैं, मतलब लोग अभी भी नेता प्रतिपक्ष वाले तेजस्वी यादव को ढूंढ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष वाले तेजस्वी यादव को ढूंढ रहे हैं, डिप्टी सीएम को नहीं ढूंढ रहे। डिप्टी सीएम को सरोकार नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये तो लोग यहां तक कह दिए हैं कि डिप्टी सीएम सवाल ही नहीं उठता है कि हमारे तेजस्वी यादव है, वो तो एक मुख्य चेहरा है सिर्फ। यहां तक कि तेजस्वी यादव को तो लोग डिप्टी सीएम मानता ही नहीं है। अच्छा, ये बात बताइए, एक आपको देना चाहेंगे, जैसे बीजेपी में सुशील मोदी का प्रमोशन विथ डिमोशन हुआ था, यही स्थिति तो तेजस्वी यादव के साथ नहीं कर दिया गया ना? देखिए कहीं ना कहीं देखिए, अगर एक किताबी भाषाओं को जोड़ा जाए, किताबी भाषाओं के हिसाब से एक राज्य में मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़ा पद जो होता है नेता प्रतिपक्ष को होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके अंदर इतनी काबिलियत होती है, उसके अंदर इतनी शक्तियां होती है कि वो अमूमन हर एक चीजों को रोक सके, टोक सके और आपको याद दिला सके कि भैया हम आपके प्रतिद्वंदी हैं, और हम लोगों के साथ हैं। बिल्कुल। और ये उप मुख्यमंत्री का जो दायरा होता है ना, बहुत छोटा होता है। भले वो बात अलग है कि आप नायक फिल्म के अनिल कपूर के जैसा अस्पताल में जाकर आप एकदम यूं सस्पेंड कर देते हैं किसी को भी, चलिए हम आपकी वाहवाही करते हैं, बात अलग है, क्योंकि आपने तो सब कुछ सही दिखा दिया। आपके एडीएम साहब भरे बाजार लड़कों को मारते हैं, हम वो भी सही करार दे देते हैं, लेकिन तिरंगा पर नहीं चलाना चाहिए था लाठी, लेकिन तिरंगा पर लाठी नहीं चलाना चाहिए था। लड़कों पे चलाते तो उनको कोई याद नहीं करता, क्योंकि लड़के तो हर दिन मार खाते हैं, तिरंगे पर चला के उनको ये बात का एहसास होगा कि तिरंगा शायद हटा होता, शायद वो लपटा होता, शायद उसे किनारे में कर लिया होता, तो मैं शायद मीडिया के घेरे में तो नहीं आता, या शायद कोई रिकॉर्ड करने वाले का कैमरा ही बंद हो जाता तो नहीं आता। ये उनका ये विचार, लेकिन विचार ये नहीं आया होगा कि मैं जिसको मार रहा हूं वो गुंडा नहीं है, वो मवाली नहीं है, वो देशद्रोही नहीं है, वो आतंकवादी नहीं है, वो छात्र है, नौकरी की मांग कर रहा है, वो सीटेड पास अभ्यर्थी है, अपने नियुक्ति की बात कर रहा है, वही नियुक्ति पाकर आपके भी घर में लोग दिया और मोमबत्ती जला रहे हैं, उसका घर अंधेरा रहेगा साहब। ये क्या बात होगी? अब इस सेशन पर अगर बात करें हम लोग तो बात बहुत है। देखिए बीपीएससी की बात फिर से चर्चा करते हैं, बीपीएससी की चर्चा करेंगे तो बीपीएससी का कुछ ऐसा हाल रहा है अब तक कि बीपीएससी का जब 67वीं एग्जाम हुआ उसमें धांधलियां नजर आई, सीएम साहब ने संज्ञान लिया, जैसा कि आपने बताया आपके आंख के सामने भी ये हुआ था, उसके बाद कैंसिल हुआ, फिर एग्जाम लिया गया। एग्जाम में जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले ये शक का दायरा उस वक्त गूंजा जब कट ऑफ इतना हाई चला गया। बिल्कुल, लोगों ने जो विशेषज्ञ थे उन्होंने कहा कि क्वेश्चन बहुत इजी था, देन ये बहुत ज्यादा विलंब करने वाली बात नहीं है, बहुत ज्यादा अनसिक्योर करने वाली बात नहीं है, ठीक है यार थोड़ा सा हो गया। उसमें जब छात्र नेता दिलीप का आगमन हुआ, छात्र नेता दिलीप की एक अलग कहानी है, छात्र नेता दिलीप हर जगह पहुंच जाते हैं। हाँ, हालांकि छात्र नेता की मैं बहुत तारीफ करता हूं, क्योंकि वो कम से कम बिहार के 13 करोड़ आबादी को जगाने का काम जरूर कर रहे हैं। वो उस छात्र को जगाने का काम कर रहे हैं जिस छात्र के अंदर कैपेसिटी है बिहार को आगे ले जाने की, जिसके वजह से बिहार का मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा भी बची हुई है, थोड़ी बहुत भी, उसका वो साथ देने निकले हैं। चाहे वो बीएसएससी 8 सालों में रिजल्ट काहे नहीं हो, दिलीप की देन है, चाहे वो बीपीएससी का आंदोलन क्यों ना हो, वो दिलीप की देन है। मैं दिलीप की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, दिलीप के कार्यों की तारीफ कर रहा हूँ। तो ऐसे दिलीप ने किया और दिलीप वापस आए, दिलीप के आने के बाद पता चला कि 9 क्वेश्चन गलत। हाँ बिल्कुल, उसमें 9 क्वेश्चन गलत थे। उसके बाद मैजिक पेन वाली बात आई, उसके बाद ये एकदम सीरियल से सिलेक्शन, ये तो इत्तेफाक हो गया कि एक सीरियल से हम लोग भी पढ़ाई करते थे, हम लोग भी पढ़ाई किए हैं भाई। चलिए हम लोगों ने बीपीएससी शायद दिया होगा, हम लोगों ने किसी में, लेकिन हमने रिजल्ट नहीं लाया। अगर रिजल्ट लाए होते तो हम यहाँ नहीं होते, वो बात अलग है। लेकिन ये सीरियल वाइज जो क्रमांक संख्या के एकदम लगातार क्रमांक संख्या कॉन्सिक्यूटिव आ जाता है, तो ये तो भाई नहीं पचेगा। और ये नहीं पचा जिसको लेकर आयोग के गेट पर दिलीप और उनके साथ बीपीएससी के स्टूडेंट वहां बैठे। आयोग ने ये संतावना, ये
आश्वासन, ये अपने दिल का जो वो क्या कहते हैं, दिली प्रेम जिसको कहते हैं, वो दिया दिलीप को और अन्य छात्रों को कि आप सुनिश्चित हो जाइए, एक कमेटी का गठन करेंगे। हो क्या रहा था कि छात्र सीबीआई की मांग कर रहे थे, और सीबीआई का दायरा भी कहीं ना कहीं कटघरे में लेके आके रह जाता है, चाहे वो छात्रों की नजर में, चाहे वो राजनीतिक विशेषज्ञों के नजर में। तो खैर इस पे भी हम टिप्पणी नहीं करेंगे। तो ये आयोग ने जब कह दिया था कि एक टीम गठित होगी, चर्चाएं होगी, तो आयोग को ये बात मान लेनी चाहिए थी। आयोग ने बात नहीं मानी। तत्पश्चात जब 29 तारीख का वक्त आया, 27 को लोगों ने बैठा, फिर 29 को फिर सीएम हाउस का घेराव हुआ। उस घेराव में भी हमने देखा कि प्रशासन कमजोर नहीं थी वहां। मैंने देखा काम्या मिश्रा का भी वो जवाब मैंने सुना, जब काम्या मिश्रा ने कहा कि एक एग्जाम का ही तो अंतर है, एक एग्जाम पास मैं कर गई, मैं इधर आ गई, एक एग्जाम आपका बचा है, आप उधर हो, मैं आप पर लाठियां क्यों चला। देखिए उसे खुद पता है, 2018 बैच की आईपीएस लेडी काम्या मिश्रा को यह बात खुद पता है कि स्टूडेंट की जिंदगी में बर्बाद नहीं करना चाहती, ना ही करूंगी, भले प्रशासन का, ऊपर के सरकार का कितना ना दबाव आ जाए। सीएम हाउस में सीएम से मुलाकात नहीं हुई, मानते हैं सीएम साहब बाहर गए थे, सीएम साहब उस दिन नवादा में थे, अमीर सुबहानी से मुलाकात कराई गई। अमीर सुबहानी ने उन्हें आश्वासन दिया कि आपकी बात हमने सुन ली है और एक कमेटी बनेगी। उस कमेटी का ये साफ बयान भी था कि आपकी बात सुनी जाएगी, मेंस का डेट शायद आगे बढ़ा दिया जाएगा। और ये लोग यही कह रहे थे कि सर मेंस का डेट आगे बढ़ाइए प्लीज सर, 28 जनवरी कर दीजिए, 28 दिसंबर से, क्योंकि हम लोगों में प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं मानी गई। 7 तारीख को दिलीप ने मोर्चा खोल दिया। 7 तारीख को दिलीप ने कहा कि हम पटना कॉलेज से चलते हुए बीपीएससी आयोग आएंगे, और दिलीप ने ये कहा तो ये कर भी दिखाया। मजबूरन प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें जेपी गोलंबर पे रोक दिया, हालांकि हमने भी कवरेज किया था जनाब, बिल्कुल शांति हो रहा था। जो क्वेश्चन को बड़े ऐसे क्वेश्चन मार्क स्टाइल में ला के जेपी गोलंबर के पास रखा गया था ना, कि नहीं इससे हुड़दंग हो जाएगा, उग्र हो जाएगा, दिक्कतें आ रही, परेशानी आ रही। परेशानी किसको आती है भाई? जनता को आती है ना। तो वो क्या जनता नहीं है? वो भी तो एक जनता है। उन्हें परेशानी आ रही थी तभी वो रोड पे आए थे, और वो रोड पे आए, उन्हें रोक दिया गया। हालांकि कल फिर शायद आपने बताया कि कल फिर उनका आंदोलन है, उस आंदोलन में हम और आप दोनों कवरेज करने भी पहुंचेंगे। लेकिन ये देखिए, ये सवाल चूंकि आप का जो पॉलिटिकल एंगल है और पॉलिटिकल व्यू है, मैंने लगातार आपको देखा है, और वो बहुत बहुत खूबसूरत दृश्य मुझे लगता है जब आप उसे अपने हिसाब से उसे एंगल डिवाइड करते हो या एक अलग सरप्राइज लेके आते हो। जैसे आपने कुर्नी में भी काफ़ी अच्छी चर्चाएं की थी, मैं आपका लगातार रिपोर्ट भी देखता था, और कुर्नी में जैसा ही मेरे भाई सुमन ने बताया वैसा ही कुछ रिजल्ट में भी आया। हालांकि मुझे मतलब ऐसा ये व्यंग नहीं है, ये व्यंग इसे नहीं मानिएगा, लेकिन हाँ ये जरूरी मुझे बोलना कि सीएम नीतीश कुमार को एक बार सुमन की रिपोर्ट समझ लेनी चाहिए थी, क्योंकि सुमन की रिपोर्ट ये बता रही थी कि आपकी गलतियां हो रही है, लगातार हो रही है। वही गलतियां का जिक्र आज हम फिर कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार हमें आपसे उम्मीद बहुत है, क्योंकि आपने उम्मीद की किरणें जलाई थी, दिखाई थी, जगाई हुई भी है। बिल्कुल। और बीपीएससी में भी ये उम्मीद करते हैं कि आप संज्ञान लीजिए जी। बीपीएससी क्या, बीपीएससी की तरह जितने भी चाहे सीटेट वाला मामला हो या जितने भी छात्र जो अभी संघर्ष कर रहे हैं, उनकी ओर आपको आंखें खोल करके देखना आपके लिए जरूरी है। आप आ चुके हैं दिल्ली से इलाज करवा के अपनी आंखों का। जी आप हम भी छात्र हैं, हम भी छात्र हैं, इसलिए भी हम बात कर रहे हैं। हमारे परिवार में भी छात्र हैं जो नौकरियों की तलाश में अपनी दिया जो है वो जला करके रखे हुए हैं। तो आप आंखें खोल करके देखिए, आपको देखना होगा, क्योंकि आपको भूलना नहीं चाहिए कि आप भी छात्र राजनीति से ही राजनीति के शिखर तक पहुंचे हैं, और अभी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने की बात कर रहे हैं। तो अब इस चर्चा को यही कंक्लूड करेंगे, क्योंकि चर्चा है, जैसे जब भैया है तो चर्चा अगर शुरू हो जाए तो ये ऊंट किस करवट बैठेगा, ये किस करवट बैठेगा, ये कहना मुश्किल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अंत एक हम आपको याद होगा कि एक संतोषी वाला एक फैक्टर आया था, एक संतोषी वाला मामला आया था, जो भात भात कहते कहते और भूख से उन्होंने जान दे दी थी। तो उस समय एक ये संदर्भ अलग है। हाँ बिल्कुल, ये संदर्भ अलग है। संदर्भ अलग है। हाँ, लेकिन कनेक्ट कीजिए, कनेक्ट कीजिए। वहाँ भूख थी, वहाँ भी
भूख यहाँ भी है, वहाँ भात चाहिए था, यहाँ नौकरी चाहिए जिससे वो अपना पेट भर सके, अपने परिवार का पेट भर सके। तो वही लाइन है, एक कवि ने उस पर जो है उन्होंने बनाया था, एक अच्छा वीडियो भी बनाया था, एक गीत भी बनाया था कि भात भात करते करते भूख से मर गई संतोषी, ओ पगले तू क्या जाने भूख भी चीज है क्या होती। आपको मालूम है सर कि भूख क्या होती है, रोजगार क्या होता है, छात्र जीवन कैसा होता है, ये आपको पता है। बस अपने इतिहास का पन्ना उलट करके देख लीजिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। अपने दिल से जानिए, पराये दिल का। बहुत बहुत धन्यवाद।